जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 9 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में हम मेन रूप से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उन सभी का जो ट्रिक के माध्यम से होगा बनाने का उस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। जो लगेगा बेसिक माध्यम से बनाने का है उसको बेसिक माध्यम से बताएंगे। उसके बाद और भी इससे रिलेटेड जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे भाई बताऊंगा, तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। कोई भी बेसिक एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, सब अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और हटकर होगा, 100% प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। इससे तो हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, इससे लो ही आएगा एग्जाम में, आप इस बात से श्योर रहिए, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है बिंदु 5 -2 -3 4 तथा 4 7 से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि त्रिभुज के 3 शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो एक फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को निपटा देना, ठीक है ना। और वो मैं फार्मूला अभी बताने वाला हूँ, तो आप अपने पास एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। देखिए जो बताऊंगा वो लिखते जाइए, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज एक बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है ना। और इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है ना। एक का दिया हुआ है 5 -2, दूसरे का दिया है -3 और 4, तीसरे का दिया है 4 और 7, ठीक है ना। तो इसका एरिया आपसे पूछेगा ना, तो एरिया का फार्मूला होता है, लगा लेना है ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है मेरे भाई 1/2, और ये मोड होता है, ठीक है, 1/2 इंटू x1 इंटू, ठीक है ना, 1/2 मोड है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस होगा x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना। मोड बंद कर देना, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, आप याद रख लीजिए, जितना हो सके संभव इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना चीज रटने में कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 मोड लगाएंगे। अब x1 यहाँ पर क्या होगा, y1 कोऑर्डिनेट, y2 y3, ये देखिए आपके सामने ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा, ठीक है ना। तो x1 क्या होगा, 5 होगा, 5 इंटू y2 माइनस y3, y2 कौन होगा, ये होगा 4 -7, तो कितना होगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। -3 मैं लिख देता हूँ, 4 -7, ठीक है ना, 4 -7, ठीक। अब उसके बाद x2 होगा प्लस x2 कितना होगा -3, ठीक है ना, -3 इंटू y3 माइनस y3 7 है, y1 -2 है, तो 7 -2, 7 + 2 हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना होगा 4 हो जाएगा, इंटू y1 माइनस y2 यानी -2 -4 कितना होगा -6 हो जाएगा, ठीक है ना, -6। अब मोड बंद कर देते हैं। अब देखिए 1/2 हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना होगा -3 इंटू 5 -15 होगा। अब ये कितना होगा 9 -3 -27, फिर ये होगा 4 इंटू -6 -24, ठीक है ना। मोड बंद कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ेंगे तीनों को, तो 7 5 12 16 का 6, बाकी 1 हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा 2 4 5 66, माइनस मोड में 66 आया है, ठीक है ना, 1/2। अब देखिए माइनस मोड में आया तो बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 66/2 आएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 33 यूनिट हो जाएगा एरिया, ठीक है ना, इस त्रिभुज का जिसका शीर्ष दिया हुआ, ठीक है ना। जब भी त्रिभुज के 3 शीर्ष देगा, एरिया पूछेगा, ये फार्मूला लगा लेना, ठीक है ना, सोचना बात। और जो भी इसके अंदर आएगा मोड के अंदर माइनस में, ये माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देना, ठीक है ना, प्लस आएगा तो प्लस रहेगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं -33 यहाँ लिख देना, 33 ही होगा, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है यदि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 हो
तो आपसे पूछ रहा है एक्स पे पावर 36 प्लस एक्स पे पावर 18 प्लस एक्स पे पावर 12 प्लस एक्स पे पावर 6 प्लस 2 के मान क्या होंगे। तो देखिए जस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले क्लास में हम बताए थे, सेट 8 का शायद पार्ट 2 में बताए थे, और देखिए अगला दिन ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें, ठीक है ना। वहाँ पर क्या बताए थे, और कि जब x प्लस 1/x बराबर √3 होता है मेरे भाई, यहाँ पर तो भी वही हो रहा है, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, √3 हो जाएगा, उधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा। तो ये जब x प्लस 1/x बराबर √3 होता है ना, तो ये स्पेशल केस बनता है, जो कि x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाता है, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x पे पावर 6 बराबर -1। दोनों में से कोई एक याद रखिए, ठीक है ना। कैसे होता है पिछले क्लास में भी बताएं, जाकर जरूर देखिए। कुछ नहीं है, इसका क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, उसके बाद फिर एलसीएम लेके कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है एक्स पे पावर 36 प्लस एक्स पे पावर 18 प्लस जो भी है, ठीक है। तो अब देखिए हम एक्स पे पावर 6 पे पावर 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक्स पे पावर यदि हम इसको और कर देंगे, एक्स पे पावर 6 पे पावर 3 कर सकते हैं, प्लस एक्स पे पावर 6 पे पावर 2 प्लस 2, ठीक है ना। 18 12 एक्स पे पावर 2 एक्स पे पावर 6 प्लस 2, इतना कर सकते हैं ना। तो अब देखिए एक्स पे पावर 6 बराबर क्या है, -1 पे पावर 6 प्लस फिर -1 पे पावर 3 प्लस फिर -1 पे पावर 2 प्लस फिर -1 प्लस 2, ठीक है ना, इतना होगा। अब -1 पे पावर इवेन नंबर कितना होता है, +1 होता है, तो 1 लिखेंगे। फिर -1 पे पावर ओड नंबर कितना होता है, -1 होता है। फिर -1 पे पावर इवेन नंबर क्या होता है, +1 होता है। फिर -1 है, फिर +2 है, ठीक है ना। -1 + 1 -1 + 1 कितना बचा मेरे भाई, 2 बच गया, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन एक और तरीका हम बता रहे हैं शॉर्टकट करने का, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप देख लीजिए x + 1/x बराबर √3 है ना, और ये पूछे आपका पावर, देखिए जो है ना, ये जब भी रहेगा ना पावर 6 के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा सर, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला वैल्यू होता है कांस्टेंट, वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। बाकी ये सब 0 देता है, ठीक है ना, ये सब 0 देता है। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी ये सीखिए, उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब ये सब पे आइएगा, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा स्टडी ग्रुप में, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बढ़िया है। बोल रहा है एक बहुभुज में है ना, विकर्णों की संख्या 27 दिया हुआ, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हो ना, जैसे मान लेते हैं ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये आयत है, इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा मेरे भाई, 1 2 ही विकर्ण होगा। अब मान लिया जाए ये षटकोण दे देगा, यानी षष्ठभुज दे देगा, इसमें बोलेगा विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप निकालते रह जाइएगा, इस तरीके से विकर्ण खींचते रह जाइएगा, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इतना नहीं करना मेरे भाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लिख देता हूँ, विकर्णों की संख्या, ठीक है ना, किसी विकर्णों की संख्या किसी भी बहुभुज में, ठीक है ना, विकर्णों की संख्या, ठीक है। विकर्णों की संख्या होता है n × n - 3/2 होता है, बस ये याद रखना। n यहाँ पर क्या होगा, n होगा मेरे भाई भुजाओं की संख्या, ठीक है ना, भुजाओं की संख्या, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, इस बार विकर्णों की संख्या दे दिया, तो विकर्णों की संख्या 27 दिया हुआ बराबर n × n - 3/2। हमको n निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना। तो देखिए क्या करेंगे, 54 बराबर हो जाएगा n² - 3n, तो n² - 3n - 54 बराबर 0। 9 छोड़ लेंगे तो n बराबर, यहाँ से 9 छोड़ लेंगे तो n बराबर आ जाएगा मेरे भाई 9 आ जाएगा, एक आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, -9 + 6, ठीक है, हाँ इतना आ जाएगा। तो एक माइनस में आएगा, जो कि इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, -6 वाला नहीं लेंगे, ठीक। तो n बराबर 9 आ गया, यानी भुजाओं की संख्या जो है वो 9 होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, जैसे आप बोलेगा चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ फार्मूला n × n - 3/2 बैठा देंगे,
तो चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, तो 4 भुजा होता है, एन की जगह 4 बैठाएंगे, 4 माइनस 3/2 कितना, ये 1 आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा ना, तो ये क्या है, विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण 2 ही आता है ना। अब चतुर्भुज में, त्रिभुज में, पंचभुज में कीजिए, देखिए तो पंचभुज में उसके बाद खींचिए अपने से, उसके बाद फार्मूला से भी लगाइए, सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर याद रखिए, बहुत ही छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए लॉगरिथम का क्वेश्चन है। एसएससी आजकल क्या करने लगी है कि कट ऑफ हाई जाने से रोकने के लिए ना अपने सिलेबस में जो है 12 लेवल का सिलेबस डाल रही है, ठीक है ना। और 12 लेवल के सिलेबस में कभी कभी लॉगरिथम का क्वेश्चन दे देती है, तो कभी ये परमिटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन दे देती है, कभी सेट थ्योरी का क्वेश्चन, तो कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे देती है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हमको भी ढलना पड़ेगा, जैसे ढल रही है उसे हम ढलेंगे, तभी एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए लॉगरिथम का, बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है, ठीक है ना। 5 log 3 माइनस log 9 जो है ना निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ये पूछ रहा है आपसे, और इसका ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन जो है मेरे भाई सभी log m के फॉर्म में, ठीक है ना, कोई किसी के आगे n नहीं लगा हुआ है। जैसे कि एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन जो कि बनेगा ये क्वेश्चन, log m पे पावर n बराबर होता है मेरे भाई n log m, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। log m पे पावर n बराबर होता है n log m, यानी n जो है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। क्या n किसी में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, मतलब log m के फॉर्म में सिर्फ आंसर देना है, ठीक है ना। तो log m के फॉर्म में देना है, तो पहले इसको हम लिख देते हैं 5 log 3 है ना माइनस log 9, ठीक है ना। log 9, अब देखिए 5 log 3 इसको रहने देते हैं, माइनस log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं ना। अब देखिए log m पे पावर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 log 3 है ना, इसको रहने देते हैं, माइनस log m पे पावर n क्या होता है, n log m, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 log 3 आ जाएगा। अब 5 log 3 माइनस 2 log 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिए 3 log 3 हो जाएगा ना। अब n log m ये हो जाएगा, n log m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, n log m ये है ना, तो n log m बराबर क्या होगा, log m पे पावर n हो जाएगा, m पे पावर n मतलब 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ये पावर चला जाएगा, ठीक है। ये और ये सेम ही चीज तो है ना। तो log 3 पे पावर 3 बराबर क्या होगा मेरे भाई, log 27 लिख सकते हैं ना। क्या log 27 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में हमको आंसर ला कर देना होगा, ठीक है ना। सिर्फ log m के फॉर्म में था तो log m के फॉर्म में दिए, n log m के फॉर्म में रहता तो n log m के फॉर्म में देते, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को ढलना होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 प्लस 12 इंटू 13 इंटू 14 के जो है ना योगफल पूछ रहा है क्या होगा। इसी तरीके से इतना तक करेंगे तो योगफल क्या होगा। तो देखिए इसका सीधा फार्मूला, जब कोई n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 रहे, ठीक है ना, प्लस फिर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 रहे, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से प्लस डॉट 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 आगे जो होगा n प्लस 2 होगा, ठीक है ना। तो n पद तक रहे मेरे भाई, n पद तक योगफल आपसे पूछे तो क्या होगा मेरे भाई, तो योगफल हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3/4 हो जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और आगे इसी तरीके से फिर अगला टर्म में रहे, फिर इसका अगला टर्म रहे, ठीक है ना। तो n तक आपको योगफल पूछे तो ये फार्मूला लगा देना। अब देखिए n बराबर यहाँ कितना होगा मेरे भाई, n का मान कितना होगा, n का मान यहाँ 12 होगा, n 12 तक पूछ रहा है, ठीक है ना, 12 तक पूछ रहा, तो n बराबर यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, तो 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 दिया 12 हो जाएगा, तो 15 गुने 14 कितना होगा 225 में से
15 जाएगा तो 210 आ जाएगा, ठीक है ना। 210 और 39 मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 39 दूना 78, 0 9 11 के 1 बाकी 1, 8190 आ रहा, ठीक है ना। 8190 इसका राइट आंसर होगा, यानी 12 तक का इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसका योगफल जो है 8190 आएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बताए थे, जब n इंटू एन प्लस 1 रहे प्लस फिर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 रहे फिर प्लस n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 रहे, यहाँ एक टर्म कम है ना, तो n पदों तक का योगफल पूछेगा, n पद तक योगफल पूछेगा तो क्या होगा मेरे भाई, योगफल पूछेगा तो उसका फॉर्मूला बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि 3 टर्म मल्टीप्लाई है ना, तो 3 तक लेकर गया, n से लेकर एक एक जोड़ने गया, उसके बाद उससे एक ज़्यादा से डिवाइड कर दिया। यहाँ 2 टर्म है, सॉरी 2 टर्म है, n इंटू एन प्लस 1 तो n प्लस 2 तक लेकर गया, ठीक है ना। उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये याद रखिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, और ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, जितना आपको दिख रहा है लेंदी है ना, उतना ही छोटा है, ठीक है ना। और मेरा सजेशन है मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एंगल का मान बहुत सारा दिया रहे या कॉम्प्लिकेटेड रहे, कुछ नहीं समझ आए ना, तो आप एंगल का मान वहाँ पर कोई एक पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है ना। जैसे एंगल का मान आपको जो पता हो, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब पता है, तो इसका मान पुट कर दीजिए, ठीक है ना। और जो पुट करने पर वैल्यू आएगा, फिर उसी एंगल को इस बारी बारी ऑप्शन में करेंगे, और उतना ही वैल्यू आएगा जितना क्वेश्चन में आप किए हैं, उतना ही वैल्यू ऑप्शन में आएगा, तो वही आंसर उसका होगा, उतना के बराबर है, मतलब दोनों बोल रहा, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे हम थीटा का मान 30 डिग्री बैठाते हैं, तो क्वेश्चन में बैठाएंगे साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, कोस 30 का मान कितना होगा √3/2, फिर प्लस 1 हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 -1, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, इसका एलसीएम लेंगे 2, नीचे भी एलसीएम लेंगे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। 1 माइनस √3 प्लस 2 होगा, प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस √3 बटे यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई -2 होगा, तो √3 -1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम √3 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, √3 कॉमन ले लेंगे, √3 -1 आएगा बटे √3 -1, ठीक है ना। ये दोनों कट जाते, कितना है √3, ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर क्या √3 कोई आ रहा, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री बैठाएंगे तो 1 प्लस 1/2 होगा बटे कोस 30 का मान कितना √3/2 होगा, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा प्लस 1 3 बटे 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा बटे √3 बचेगा सिर्फ, तो क्या इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बटे √3 कैंसिल बराबर √3 आ रहा, ठीक है ना मेरे भाई। यानी ये बराबर ये आ रहा, तो इसके बराबर ये होगा, यानी ऑप्शन यही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी आप ये इसमें भी देख सकते हैं चेक करके, थीटा का मान बिल्कुल भी नहीं आएगा, देखिए बता देते हैं, चेक करके ही बता देते हैं। ऑप्शन 1 माइनस 1/2 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं, तो 1/2 ये कितना होगा √3/2 होगा, ठीक है ना। तो ये 1/√3 आ रहा है मेरे भाई, जो कि √3 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, इसका जस्ट रिवर्स आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एंगल का मान पुट कर दीजिए, आंसर निकाल कर चुपचाप चलाइए, ठीक। साथियों जो क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मुझे लगता है सेट नंबर 9 के पार्ट 1 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी जो है ना, ए तथा बी अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक। मिलने के बाद ए जो है ना 81 मिनट बाद तथा बी जो है 100 मिनट बाद उस स्टेशन पर पहुंचती है जहां से क्रमशः बी तथा ए चली थी, ठीक है ना। यदि ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल क्या है आपको बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एक ट्रैक है, ठीक है ना, यहाँ पे एक रास्ता है, 2 रेलगाड़ी है ना, ए तथा बी अलग अलग स्टेशन से चलती है, ए से इधर चलती है और दूसरा जो है बी जो है ना इधर से, ठीक है ना, इधर से चलती है।
अब मान लेते हैं जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती है P पॉइंट पे, उसके बाद जो है इस पॉइंट पर मिलने के 81 मिनट बाद मेरे भाई ये B पर पहुंच जाती है A, ठीक है ना, और B जो है ना, B जो है यहाँ से 100 मिनट बाद पहुंचती है A पर, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी है, अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती है, और उसके बाद रास्ते में कहीं मिलती होगी, और उस रास्ते में उस पॉइंट पर जहाँ मिलती है उस पॉइंट से 81 मिनट के बाद जो है ना ए बी पर पहुंच जाती है, और 100 मिनट बाद जो है ना ए बी जो है ए पर पहुंच जाती है, मतलब एक दूसरे का स्टेशन जहाँ चली थी ना उसके पास पहुंच जाती है। और ए की चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की चाल मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती है और रास्ते में कहीं मिलती है, उसके बाद मिलने के बाद ट्रेन ए इतना मिनट के बाद T1 मिनट के बाद पहुंचती है बी पे, तो बी जो है T2 मिनट के बाद ए पर पहुंचती है। यदि ए की चाल दिया हो और बी की चाल दिया हो तो इसके बीच रिलेशन एक होता है, वो रिलेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जिससे हो जाएगा यहाँ ए की चाल बटे बी की चाल बराबर √TA बटे TB होगा, ठीक है ना। यहाँ कहने का मतलब है चाल ए की चाल बटे बी की चाल बराबर √ टाइम किसका ए का बटे टाइम किसका बी का, यानी ए जो है मिलने के कितने समय बाद बी पर पहुंचती है और बी जो है कि मिलने के कितने समय बाद ए पर पहुंचती है, ठीक है ना, वो टाइम। अब यहाँ पर देखिए ए की चाल दिया हुआ 60 है तो 60 लिख दिए, बी की चाल हमको नहीं पता है, SB मान लिए बराबर √T2 बटे T1 बोलिए TA बटे TB, सॉरी TB बटे TA होगा, ठीक है ना। यहाँ पर TB बटे TA कर लीजिए, ठीक है ना। अब TB क्या होगा, यानी B कितना मिनट बाद पहुंचती है 100 मिनट, 100 बटे एक कितना मिनट बाद पहुंचती है 81, ठीक है ना। तो इसका करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 बटे 9 आएगा, 10 बटे 9 आएगा, ये 6 बार में कट जाएगा मेरे भाई। तो SB यानी B की चाल कितना हो जाएगा, 9 छक्की 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में तो यही में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये याद रखिए, पहला गाड़ी की चाल बटे दूसरा गाड़ी की चाल बराबर √ दूसरा के समय यानी मिलने के बाद कितना समय बाद पहुंचती है और उसके बाद पहला का समय। इसको हम इस तरीके से याद किए थे, x बटे वाई बराबर मेरे भाई √T2 बटे T1, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, x की चाल पहला की चाल बटे दूसरा की चाल बटे दूसरा का समय बटे पहला के समय, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा हो गया इसका, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, कब, जब मिलने के बाद होता है, ठीक है, मिलने के कितना समय बाद पहुंचती है एक दूसरे स्टेशन पर, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, हो सके तो ये फॉर्मूला अभी है। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए एज से रिलेटेड है। बोल रहा है कि वर्तमान में जो है ना ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद जो है ए की आयु है ना 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा, ठीक है ना। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, आपसे ये पूछ रहा। तो पहले बोला गया कि ए की आयु जो है ना बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो ए है बी है, तो ए की जो आयु होगी मेरे भाई बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं बी की आयु x वर्ष है, तो ए की आयु कितना हो जाएगा, इसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा, यानी 3x + 5 वर्ष होगा। ए की आयु होगा ना इतना। अब देखिए क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो 5 वर्ष के बाद ए की आयु कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3x + 5 हो जाएगा। ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के, यानी 3 वर्ष पहले इसका बी की आयु x - 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा, तो ये 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा ये, तो इसमें हम 5 गुने से 5 वर्ष अधिक करेंगे तब इसके बराबर होगा ना। बोल रहा कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु जो होगा ना 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा, तो ये 5 वर्ष से 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, मतलब इसमें हम 5 गुना यदि और 5 जोड़ देंगे 5 वर्ष अधिक कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा ना। बस कुछ करना अब नहीं है, अब x का मान निकाल लेना, तो ये 5x - 10 हो जाएगा, -15 + 5 -10, ये हो जाएगा 3x + 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ 2x बराबर 20 हो जाएगा मेरे भाई, तो x बराबर कितना होगा 10। तो आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना है मेरे भाई
x बराबर 10 मत कर देना, a की वर्तमान आयु ये है, ठीक है ना। तो 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 हो जाएगा मेरे भाई 3 इंटू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35 वर्ष जो है ना a की वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से अब यहाँ पर यदि समझ नहीं आएगा मेरे भाई, कितना वर्ष बोलेगा, दुगना से 3 वर्ष अधिक है, 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो कोशिश करना जो छोटा मान रहता है ना, जो छोटा जिसका उम्र रहता है उसी में सब कुछ कर देना, ठीक है ना। यदि समझ ना आए, यदि कंफ्यूजन हो मेरे भाई वहाँ पर, तो इसमें कर देना, जो भी बोलेगा ना इसमें कर देना, बराबर कर देना, ठीक है ना, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 7:6:11 के अनुपात में पूंजी लगाया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया। व्यापार में होने वाली कुल लाभ जो है ना 81,000 रुपये का हो, वे क्रमशः 3:2:4 के रेशियो में है ना बांटता है, ठीक है ना। उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात क्या था, ये आपसे पूछ रहा। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत ही कैलकुलेटेड, लेकिन देखिए बहुत ही कम कैलकुलेटेड होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हम मेरे भाई यहाँ पर हमको फाइनली चाहिए क्या, हमको पूंजी और जो प्रॉफिट है उसका रेशियो मिल गया है, हमको टाइम का रेशियो आराम से मिल जाएगा। बाकी इसका हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 24,000 का ना यूज करेंगे ना 81,000 रुपया, हमको फाइनली रेशियो मिल गया, ठीक है ना। फाइनली यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कट ही जाएगा सब कुछ, यही रेशियो में आने वाला है। तो हम जानते हैं मेरे भाई जो पूंजी लगाता है ना, पूंजी यानी पीए का पूंजी होगा, इसका टाइम का मल्टीप्लिकेशन, यही प्रॉफिट होगा मेरे भाई। प्रॉफिट किसका होगा, प्रॉफिट होगा किसका, ए का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद बी का पूंजी जो है और मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम बी के लिए, बी का टाइम कितने समय तक लगाता है बी पूंजी, तो इसका प्रॉफिट जो होगा वो मान लेते हैं बी होगा, ठीक है ना। और पीसी तीसरे का प्रॉफिट जो है वो टीसी होगा, ठीक है ना। और इसका प्रॉफिट मान ले कितना होगा, सी होगा, ठीक है ना। अब हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसका प्रॉफिट को इससे डिवाइड कर देंगे, पीए हो जाएगा, यानी टीए बराबर हो जाएगा मेरे भाई, टीए हो जाएगा प्रॉफिट बटे पीए हो जाएगा। उसी तरीके से टीवी कितना हो जाएगा, पीवी हो जाएगा, उसी तरीके से पीसी हो जाएगा। यानी टाइम का जो रेशियो हो जाएगा मेरे भाई, टाइम निकलेगा इसका प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे पीए से, इसका पूंजी से निकल जाएगा। अब देखिए क्या है ना, कितना है पूंजी लगाता है 7 इंटू टीए रेशियो 6 इंटू टीवी रेशियो 11 इंटू टीसी। ये इसका देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। तो टीए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, टीए रेशियो, देखिए टीए रेशियो टीवी रेशियो टीसी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, टीए 3/7 रेशियो 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा, रेशियो 4/11। बस यही आपसे पूछ रहा था मेरे भाई, और आंसर जो इसी फॉर्म में फ्रैक्शन में, ठीक है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था बहुत टफ है और कैलकुलेटेड, लेकिन इसका हम यूज बिल्कुल भी नहीं किए ना ही इसका यूज किए, क्योंकि जो भी रेशियो होगा मेरे भाई तो वो तो होगा, एग्जैक्ट होगा, बाद में फाइनली सब कुछ कट जाएगा, ये 0 सब कटेगा मेरे भाई, रेशियो में सब कटेगा। तो सीधे डायरेक्ट हम जो होता है लाभ बढ़ता है उसके पूंजी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का ही रेशियो बढ़ता है ना, तो पूंजी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन लाभ के बराबर किए, उसके बाद टाइम निकाल लिए, लाभ बटे इसका पूंजी हो गया, उसी तरीके से सबका टाइम निकाल हो गया, आंसर आ गया ना। कितना मजेदार सवाल था, कितना अच्छा तरीके से बनाया, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई यदि इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन करने लग जाइएगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो ट्रिक लिख लीजिएगा। बोल रहा है कि कोई राशि जो है ना किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, और 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप लिख लीजिए कि कोई राशि किसी निश्चित दर से T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है और T2 वर्षों में N2 गुनी हो जाती है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है मेरे भाई, वो होता है T1 बटे T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1।
अब यहाँ टाइम पहले का होगा, टाइम दूसरे का ये होगा T2, N1 होगा पहला कितना गुना हो जाता है, N2 होगा दूसरा बार कितना गुना हो जाता है यानी दूसरे टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए T1 कितना होगा 5 होगा बटे T2 कितना होगा 7 होगा बराबर N1 पहले बार कितना गुनी हो जाती है 7 गुना, तो 7 लिख देंगे, 7 गुना होता है -1 बटे N2 कितनी गुनी अब बोल रहा है कि हो जाएगी, तो मान लेते हैं N2 गुनी हो जाएगी -1। अब ये 7 - 1 कितना होगा 6 बटे N2 - 1। अब इतना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं मेरे भाई, तो 5N2 - 5 बराबर 42 हो जाएगा। ठीक है, N2 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 47 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो N2 बराबर मेरे भाई 47 बटे 5 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि रेट ये पूछ देगा कोई राशि किसी निश्चित समय में R1% से की दर से N1 गुनी हो जाती है और R2% की दर से N2 गुनी हो जाती है, तो इसके बीच का रिलेशन होगा मेरे भाई, लिख लीजिएगा R1 बटे R2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1 होगा। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे टाइम से रिलेटेड रहे, टाइम कर दीजिए T1 बाई T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1। उसी तरीके से रेट के बीच रिलेशन आपसे पूछे तो R1 बाई R2 कर देना। ठीक है ना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है ना, बहुत काम देगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। कोई भी सिंपल क्वेश्चन उठाकर नहीं देते हैं मेरे भाई, कुछ ना कुछ रहता है उसमें तभी देते हैं। ठीक है ना, नहीं तो 25 क्वेश्चन ऐसे भी हलवा जैसा क्वेश्चन डाल दें उसके बाद हो जाएगा, निकल जाएंगे आप, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी वस्तु को जो है ना 920 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ जो है ना तथा 680 रुपये में बेचने से हुई हानि की राशि बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है, आपसे ये पूछ रहा है मेरे भाई। जब याद रख लेना, लिख लेना कि जब किसी वस्तु को दो अलग अलग दामों पर बेचा जाता है तो एक पर जो लाभ होता है जितना, और दूसरे रुपये में बेचने पर जो वही उतना ही हानि के बराबर होता है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग रेट पर बेचा जाता है, एक पर जितना लाभ होता है दूसरे पर उतना ही हानि होता है ना, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है ना मेरे भाई, उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, इन दोनों के सेलिंग प्राइस के सम का आधा होता है। ठीक है ना, तो दोनों के विक्रय मूल्य के योगफल का आधा होता है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अब देखिए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 920 प्लस 680 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 460 प्लस कितना हो जाएगा 34 340, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 800 रुपया आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना आ जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इतना आ रहा है, उसके बाद प्रतिशत लाभ पूछ रहा हूँ, खरीदता 800 में बेचता कितना 920 रुपया, या खरीदता है 800 में बेचता है 680 रुपया में। ठीक है, तो प्राप्त लाभ और हानि दोनों बराबर है। अब देखिए आराम से यहाँ पर कर लीजिएगा, बेचता कितना है 920 रुपया, 920 रुपया में सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, तो प्रॉफिट लाभ नहीं निकलेगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट 120 का होगा, कितने पर 800 पे निकालेंगे इंटू 100 हो जाएगा मेरे भाई, 2 0 खत्म 15, तो 15% जो है मेरे भाई ये बेनिफिट होगा यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, आपसे यही पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सीखने को मिला बहुत कुछ कि जब भी एक ही वस्तु को दो अलग अलग रेट पर बेचा जाता है और दोनों में सेम लाभ और हानि बराबर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य दोनों रेट पर जो बेचते हैं उसके सम का आधा होता है। ठीक है ना, उसके बाद ये क्रय मूल्य निकला और बेचता है 920 रुपया में, तो आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि श्रीनिवास जो है ना अपनी कुल आय का 1/3 भाग पत्नी को देता है, शेष का वो 2/3 भाग जो है ना वह अपने 4 पुत्रों में बराबर बांटता है। ठीक है ना, तथा बची राशि को शेष जो है ना बची राशि को 2 पुत्रियों में बराबर बांटता है। ठीक है ना, पुत्र को भी बराबर देता है, पुत्री को भी बराबर देता है। ठीक है ना, यदि प्रत्येक पुत्री को 8000 रुपया मिले हो तो उसकी पत्नी को कितने रुपए प्राप्त हुए, ये आपसे पूछ रहा हूँ।
तो देखिए एक व्यक्ति श्रीनिवास नाम का है, अपने टोटल 4 2 6 1 7 मतलब मेंबर को बांटता है, फैमिली मेंबर को अपना राशि जो भी उसके पास रहता है, तो 1/3 भाग पत्नी को देता है। मान लेते हैं मेरे भाई 1/3 बोल रहा है ना, यहाँ 2/3 बोल रहा, तो टोटल हम मान लेंगे, जानते हैं कितना, 1/3 बोल रहा, तो इसके डिनोमिनेटर जो होगा ना, या जो भी होगा डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम मान लेंगे। टोटल इस व्यक्ति के पास धन था, तो 1/3 और 2/3 का एलसीएम 3 होता है, तो मान लेते हैं नीचे वाला 3 जो है 3 रुपया टोटल था, ठीक है ना, इस व्यक्ति के पास, श्रीनिवास के पास कुल जो है कुल आय जो इसके पास 3 रुपया था, ठीक है ना। 1/3 अपनी पत्नी को दे देता, 3 का 1/3 कितना होगा मेरे भाई, 1 रुपया जो है वो पत्नी को दे देता, वाइफ को दे देता। अब बचता कितना है मेरे भाई, तो 2 रुपया बोल रहा, शेष का 2/3 भाग, यानी शेष कितना बचा, 2, इसका 2/3 भाग मेरे भाई वो 4 पुत्रों को बराबर बांटता, ठीक है ना, 4 पुत्रों को बराबर बांटता है। तो प्रत्येक पुत्र, ठीक है, मान आप देखते हैं 4/3 है, 4/3 ये 4 पुत्रों को दे रहा, तो एक पुत्र का डिवाइड हो जाएगा 4 से, अभी हो जाएगा ना, एक डिवाइड हो जाएगा, ये 4 पुत्र लिख देता हूं, ठीक है ना, 4 पुत्र, ठीक है ना। अब जो है मेरे भाई, अब तथा बची राशि को 2 पुत्रियों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना। तो बची राशि कितना हो गया, ये देखिए कितना है ना, ये 1 + 4/3, 1 + 4/3 कितना होगा, 7/3, तो टोटल राशि 3 है, तो 3 में घटाएंगे 7/3, तो कितना, 3 3 9, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 - 7/3 2/3, यानी 2/3 राशि जो है मेरे भाई 2 पुत्री को बांटेगा, वो बराबर भाग में बांटेगा 2 पुत्री को, ठीक है ना। तो एक पुत्री को मिलेगा, इसका आधा मिलेगा, यानी 1/3 मिलेगा इसको, एक पुत्री को, तो दूसर को पुत्री को 1/3 मिलेगा, तब ना 2/3 आ रहा है, या 2 पुत्री को 2/3 मिल रहा, तो दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, एक पुत्री को 2/3, फिर भागा 2 कर देंगे, ठीक है ना, 1/3। यही 1/3 प्रत्येक पुत्री को बोल रहा है कि 8,000 रुपया मिलता है मेरे भाई, 1/3 का मान 8,000 है, तो पत्नी को कितना मिलता है, यानी 1 का मान पूछ रहा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 बराबर जो है वो 24,000 रुपया हो जाएगा, यानी पत्नी को मिल जाएगा 24,000 रुपया, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसानी तरीके से किए इसको, बस जो भी फ्रैक्शन रहे उसको पहले लिख लेना, देखना है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर उसी का एलसीएम जो होगा उस वही मान लेना है, उस व्यक्ति का टोटल आय इनकम, ठीक है ना। उसके बाद हमको फ्रैक्शन से कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, फ्रैक्शन से निकलने में, हालांकि यहाँ नहीं निकल पाए कोई दिक्कत नहीं, छोटा फ्रैक्शन में हो जाएगा आराम से। अब देखिए यहाँ पे 1/2 रहता, कोई किसी को 1/3 देता, किसी को 1/7 देता, तो हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम मान लेते हैं, यानी 642 टोटल धन मान लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, उसके बाद सेट नंबर 9 का जो है पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और याद दिला दूं, आप जो भी भाई इस वक्त देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। लाइक करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, थोड़ा भी लग रहा कुछ हम एफर्ट कर रहे हैं तो हम अपने भाइयों के लिए, तो आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। बोल रहा कि देखिए एक रेडियो के अंकित मूल्य पर है ना, वो 20% तथा 12% की कर्मिक छूट दी जाती है, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, और वह फाइनली जो है ना 704 रुपये में ग्राहक को बेचा जाता है, ठीक है ना, बेच देता है। तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या है ये पूछ रहा, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए अंकित मूल्य क्या है, मान लेते हैं अंकित मूल्य एमपी है, एमपी ठीक है ना, मार्क प्राइस, इस पर 2 कर्मिक पट्टा दिया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। तो एक 20% देता है तो सीधे 80/100 कर देंगे, दूसरा जो देता है 12% डिस्काउंट देता है, मतलब 88/100 कर देंगे। 100 से प्लस माइनस करना है, डिस्काउंट देगा 100 में घटा देना, बटे 100 से डिवाइड, यदि ज्यादा लाभ पर बोलता बेचता तो 120/100 करता है, ठीक है ना। ये बता चुका हूँ ऑलरेडी परसेंटेज के क्लास में, जो कि इसके बाद इतना छूट देने के बाद कितना में बेचता है, 704 रुपये में बेचता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये काट देंगे, 4 5 बार में कट जाएगा, ये मेरे भाई क्या होगा, ये काटेंगे 17 चौका 68, 4 छक्की 24, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो 100 × 5 × 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, एमपी बराबर हो जाएगा आपका 1230 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 × 100 1000 रुपया आ जाएगा
मार्क प्राइस, और आपसे यही पूछ रहा था। ठीक है ना साथियों, तो आज के क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्लास में आएंगे पार्ट 2 लेकर, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक कंप्लीट करेंगे और सेट 9 समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, थोड़ा भी लग रहा, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं आपको, हमारे वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।